हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। तो क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊंगी। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हमारा इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट बुक हम जो भी आप लोग कहेंगे वो शुरू कर देंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। एक एक बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगी ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट जो है वो लाइन से मिलता रहे, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं। आज आपका जो चैप्टर है 8, उसमें लिखा है इंडिया। इंडिया यानी हमारी कंट्री। उसके बाद लिखा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। वेजिटेशन का मतलब होता है आपकी वनस्पति के वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली ज़िंदगी, यानी वहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो सब कैसे हैं। ठीक है, वहाँ किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। हम लोग पहले चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, साथ में जो पेपर में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं उनको आपको बता दूंगी। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है उनको आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी, ताकि अगर आप लोग उसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर लर्न करना चाहें तो लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं और टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि टीवी पे बताया जाता है कि आज बहुत गर्मी पड़ने वाली है और आज दोपहर तक गर्मी रहेगी, रात के बाद यहाँ का मौसम ठंडा हो जाएगा। इस तरह से बताया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, है ना। ये क्या होता है तो आप जानते हैं, यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण में जो हर वक्त चेंज आता है डे टू डे, ठीक है, कभी कुछ, उसको हम लोग कहते हैं वेदर, यानी कि आपका मौसम। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी एकदम ही से सनी डे हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है। कभी आप देखते हैं क्लाउडी हो जाता है कि मतलब बादल आ गए। फिर आप देखते हैं कि वेंडी हो गया, यानी हवा चलने लगी, है ना। कभी बिल्कुल क्लीन नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या है, क्यों इस तरह से बार बार चेंज होते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब आपकी हवा के कारण, धूप की गर्मी के कारण, इन्हीं सब चीज़ों के कारण होता है। अच्छा, फिर ये आपको बताते हैं कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आज हमें ऊनी कपड़े पहनने का दिल कर रहा है। क्यों, उसका रीज़न ये है कि भाई बहुत सर्दी हो रही है ना। या आज हमारा गर्म कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज हम बिल्कुल कॉटन के हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसका क्या मतलब है, ये वेदर्स है, ये हमारे मौसम है ना, जो डे टू डे चेंज होते रहते हैं। तो बोलते हैं कि ब्रॉडली अगर हम देखें तो मेजरली हम जो इंडिया है, अपने इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग तरह के मौसम वेदर मिलते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, पहला है कोल्ड वेदर सीज़न, जो आपका विंटर होता है दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद आपको हॉट वेदर सीज़न बता रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में समर कहते हैं, जो कि आपका मार्च टू मई तक चलता है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून सीज़न कहते हैं, जिसे हम रेनी सीज़न कहते हैं, जो कि आपका जून टू सितंबर तक चलता है। इसके बाद आपका लास्ट आता है सीज़न ऑफ रिट्रेनिंग मानसून, जो आपका जो बारिश है, जो आपकी मानसून है, वो लौटते हुए होते हैं, जिसको हम ऑटम कहते हैं। इसके बाद आपकी सर्दियाँ आ जाती हैं, जो आपका अक्टूबर टू नवंबर रहता है। और फिर यही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर नवंबर के बाद। फिर आपका दिसंबर टू फरवरी आपकी सर्दी आ जाती है। तो यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया में मेन 4 टाइप्स के आपको सीज़न मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक स्प्रिंग भी होता है, जो आपका फ़ेब के मंथ में होता है, जब आपका मुगल गार्डन खुलता है। आप लोग गए होंगे शायद, अगर नहीं गए हैं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर जाइएगा। काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत तरह के आपको पेड़ मिलेंगे, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा बॉन्साइल्स वहाँ पे बहुत पुराने 1000 ईयर्स पुराने, उससे ज़्यादा पुराने वहाँ पे बॉन्साइल्स रखे हुए हैं। अगर आप लोग जाएँ तो देख के आए, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है वो। बहरहाल ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको वो 4 जो सीज़न है उनको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि कोल्ड वेदर सीज़न जो है, जिसे हम विंटर कहते हैं, वो क्या है। तो बताते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, आप सब जानते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारे सूरज चाचा हैं, क्योंकि चंदा मामा है तो हम सूरज को चाचा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सन, SUN सन।
तो सूरज की जो किरणें हैं जहाँ जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, ये हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी। जहाँ थोड़ी सी तिरछी हो जाती है वहाँ पे जो गर्मी है वो कम होने लगती है और वहाँ सर्दी पड़ने लगती है। तो क्या होता है जब आपका सर्दियों का मौसम आता है तो पृथ्वी अपने आप में भी चक्कर लगाती है, आप सब जानते हैं, और सूरज की भी चक्कर लगाती है। तो ये हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, आई थिंक 5th चैप्टर है आप लोगों का, उसमें हम लोग ने इसे पढ़ा है। तो क्या होता है कि उस वक्त सूरज की जो रेज़ है, सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, वो तिरछी हो जाती हैं। इसीलिए हमारा जो इंडिया है उसमें क्या होता है, गर्मी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं। अगर हम हॉट वेदर सीज़न की बात करें जिसे हम समर कहते हैं, तो उसमें आपकी सन रेज़ जो है यानी सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो सीधी पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। इसलिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो और शुष्क हो जाती हैं, सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसको हम लोग लू कहते हैं। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कितने मेजरली इंडिया में कितने सीज़न आपको मिलते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये बन जाएगा जिसमें आप ये चारों को बता देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि व्हाट इज़ लू, लू क्या है या लू से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना होगा कि टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, उस वक्त गर्म और शुष्क जो हवा चलती है धीरे धीरे दिन के समय, कब, दिन के समय, उसको हम लू कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई इतना रोल नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की गई है। स्कूल में आपके टीचर्स करा सकते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इसे करने में। खैर, आगे हम लोग पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मालूम है जो हमारा इंडिया का नीचे वाला मैप है जो इस तरह से वी की शेप में है, इधर आपका सारा अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी। और इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, ये देखिए लिखा है बे ऑफ बंगाल। आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से कुछ हवाएं निकल के ऐसे और इस तरह से निकल के यूँ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो इधर से हवाएं चलती हैं यानी कि समुद्र से ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ जो हवाएं चलती हैं और फिर ये जाके पहाड़ से टकराती हैं और उसके बाद बारिश होती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लिए होती है, इसलिए जैसे ही जाके पहाड़ों से टकराती है बारिश होने लगती है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं रेनी सीज़न। क्यों, क्योंकि ये आपकी साउथ से चलती है, ये आपकी साउथ हो गया नीचे का हिस्सा, साउथ से चलती है और ऐसे वेस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये आप लोग जब आगे जाएंगे बड़ी क्लास में तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बाकायदा ये सारी चीज़ें करके दिखाई जाएंगी, आपको मैप के थ्रू समझाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको एकदम ही से बताया जाएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा सीज़न ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम, यानी कि जो आपका मानसून है या ऑटम, जिसको ऑटम कहते हैं, मानसून, उसमें क्या होता है, वापस आ रहा होता है। यानी कि वो हवाएं जो अभी लैंड से बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से लैंड की तरफ गई थी, वो अब क्या होती है, वो वापस हो रही होती है, रिटर्न हो रही होती है। कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, और जनरली इसकी वजह से क्या होता है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश वगैरह में भारी बारिश होती है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब बात करते क्या क्लाइमेट की, तो बोलते हैं कि जो क्लाइमेट है वो हमें बहुत सारे सालों के बाद पता चलता है कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जबकि मौसम जो होती है यानी जलवायु जो होता है वो आपका हर घंटे भी चेंज हो सकता है, कभी कदार तो पल भर में भी चेंज हो जाता है कि अभी इतनी तेज़ धूप थी एकदम ही से हवाएं चलने लगी, है ना। तो मौसम जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट को चेंज होने में लगभग 20 से 30 साल लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs यानी कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल वाले, उनके स्कूल में भी पेपर के थ्रू भी पूछ लिया जाता है। ये कहते हैं कि ये बताइए इंडिया की जो जलवायु है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, उसको हम मेनली क्या कह सकते हैं। यानी अगर हम बिल्कुल बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज में कहें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, सर्दी का है, गर्मी का है, कैसा है। तो इसका आंसर आपको देना है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। ठीक है, कैसा है, मानसून टाइप। ठीक,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सब जानते हैं मेनली बारिश होती है, और इसका एक बात और भी है कि जो इंडिया के एग्रीकल्चर के लोग हैं वो रेन पे ही डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से। ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे इतने मॉडर्न तरीके नहीं आए हैं सिंचाई के लिए। आप लोग जानते हैं ना, जब हम लोग खेती करते हैं तो मैं उसमें पानी देना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंचाई करना। तो अब क्या है, अब खैर बड़ी बड़ी जो शहर हैं उसमें तो आपके ट्यूबवेल वगैरह आ चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे बाकी हैं जहां पे उनकी पूरी खेती आज भी वर्षा के जल पर ही निर्भर करती है। अगर बारिश नहीं होती है तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, वो पूरी तरह से कर्ज़े में डूब जाते हैं, जिसके बाद वो जर्नली सुसाइड कर लेते हैं या फिर आंदोलन करने लगते हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप, यानी कि अगर हमसे मोटे तौर पे पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो हम कह सकते हैं कि ये मानसूनी है, ठीक है, यानी मानसून टाइप का है। अब बताते हैं कि मानसून वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो ये बताते हैं कि ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मेन वर्ड क्या है, मॉनसून, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सीज़न यानी मौसम। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो क्लाइमेट है वो एक प्लेस को अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करता है। जैसा क्लाइमेट होगा, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की एल्टीट्यूड, डिस्टेंस ऑफ द सी, है ना, एंड रिलीफ, ये सारी चीज़ें जो है उस पर निर्भर करती हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये वैसे डिटेल में आप तब समझेंगे जब आप लोग बड़ी क्लासेस में आएंगे, 7th 8th या 9th में। लेकिन छोटा सा मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि अगर आपने टॉर्च को यहीं से डायरेक्ट जलाया तो आपका डायरेक्ट रोशनी जाएगी, लेकिन बीच में कुछ लगा दिया जाए या इसको थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, कम हो जाएगी। या आपने आग जलाई तो आप आग के फ़ौरन पास बैठ गए तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर दब के बैठेंगे तो आपको कुछ कम गर्मी लगेगी। और अगर आप बहुत दूर हो जाएंगे तो आपको लगेगा हो गर्मी तो लगी नहीं रही है मुझे, है ना। तो क्या होता है कि आपकी सूरज से क्या दूरी है, यानी आपके लैटिट्यूड्स क्या है, ठीक है, एल्टीट्यूड्स क्या है, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, आप नॉर्थ पोल पे हैं या साउथ पोल पे हैं या मिड एंड में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी जलवायु को, किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर असर डालने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग देखिए, अब आप रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ ज़्यादा गर्मी है, क्यों है। या अगर आप मैदानी इलाके में जहाँ हम लोग रह रहे हैं जैसे दिल्ली वगैरह, यहाँ आते हैं तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, मतलब इस तरह की गर्मी तो बहुत हो रही है आजकल, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी आपको रेगिस्तान में मिलेगी। या जैसा रेगिस्तान में होता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म, रात का बहुत ठंडा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ दिल्ली में अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी है, ख़त्म कहानी। अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, गर्मी है तो गर्मी है ना। वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब आगे आपको बताया गया नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अभी देखिए, अभी तक हम लोग ने चारों तरह की जो जलवायु है उनको समझा, कब से कब तक होती है इसको जाना, और इसके अलावा ये भी जाना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कहीं कोई भी जगह है तो वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो देखिए, हम ये आपको पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो पेड़ होते हैं या जो जानवर होते हैं वो जलवायु, ज़मीन की आकृति कैसी है, लैंड फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। और लैंड, ये सब देखिए, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अब जैसा लैंड फॉर्म होगा, लैंड फॉर्म क्यों होगा, जलवायु की वजह से होगा। अब जलवायु है, मान लीजिए सख्त गर्म है, तो लैंड जो है, ज़मीन जो है कैसी होगी, दरदरी होगी, बिना पानी वाली हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि वहाँ के पेड़ पौधे, जब उस पर पानी नहीं है तो वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, वहाँ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो ज़्यादा पानी ना लेते हों, यानी कांटेदार, या आपके कैक्टस, है ना। और फिर क्या होता है, अब जब ऐसे पेड़ पौधे होंगे जहाँ पे छाँव नहीं मिलेगी तो एनिमल्स कैसे होंगे, एनिमल्स भी ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा धूप को बर्दाश्त कर सके, कम पानी में जी सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या रेत की जो गर्मी है उसे बर्दाश्त कर सके, तो और फिर एकदम से मौसम का ठंडा होना वो बर्दाश्त कर सके। तो वहाँ पे आपको जनरली कैसे कीड़े मिलेंगे, रेंगने वाले कीड़े मिलेंगे, सांप, बिच्छी, ये सारी चीज़ें, छिपकली। वहाँ आपको कहें आप गाय मिल जाएगी, आप कहें बकरी मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, समझे आप लोग।
ठीक है। तो अब जो आपका नेचुरल वेजिटेशन होता है वो वहाँ की जलवायु के हिसाब से होता है। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। हमने सारी कहानी तो कर ली, ये तो बताया ही नहीं कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वो पेड़ पौधे जो अपने आप से निकल आए, जिसमें इंसान कुछ ना करे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको लिखा है, इसको आप अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में। द ग्रास, शर्ब एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि वो पेड़ पौधे या घास या पत्तियाँ जो बिना किसी इंसान के मदद के अपने आप से निकल आती हैं, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे पेड़ों का बहुत शौक़ है। मैंने अपनी टेरेस पे जो आपके लोटस कह रही हूँ, रोज़ के जो प्लांट्स होते हैं उसको लगाए। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या खाली उसे लगा के छोड़ दिया? सबसे पहले तो देखिए मैंने उसे लगाया है। ठीक है, अब जब मैंने लगाया तो इसमें मानव का हस्तक्षेप आ गया, यानी इंटरफेरेंस आ गया, मैंने इंटरफेयर किया है इसमें। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने उसे लगा के खाली छोड़ा नहीं है, टाइम टू टाइम पानी देना, उनकी केयर करना, गुड़ाई करना, ऊपर से जो सूखी पत्तियां हैं उनको कट करना, ये सारे काम करती हूँ मैं। अब क्या है, धूप ज़्यादा हो गई तो उनको छाँव में रखना कि कहीं सूख ना जाए, है, या फिर सर्दी ज़्यादा हो गई तो उनको धूप की तरफ रखना कि कहीं इनके ऊपर पाला ना मार जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब इनकी केयर करना एक इंसान कर रहा है, यानी मैं कर रही हूँ, है ना। तो क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे इंसान की मदद ली जा रही है। लेकिन क्या जंगलों में जो पेड़ पौधे बनते हैं या आ जाते हैं, क्या उसे पानी देने आप जाते हैं या मैं जाती हूँ? हम में से कोई नहीं जाता ना, वो अपने आप निकल आते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं और अपने आप ही इतने ढेर सारे फूल फल जो भी है उनके अंदर निकल आते हैं। तो ये क्या है, ये सब नेचुरली है, यानी कि ये सब गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह भगवान जो है वो ये खुद करते हैं, है ना। उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं होता, वो खुद अपनी केयर करते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको मेन क्वेश्चन एक आता है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है, जो आप में से हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो है ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, आप जब सांस अंदर लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, O2, यानी, और मैं जब सांस अंदर लेती हूँ तो मैं भी O2 लेती हूँ। या आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो भी हैं, सांस लेते हैं, क्या लेते हैं अपने अंदर, O2 इनहेल कर, मतलब अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि सांस में अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्या ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ते हैं? नहीं, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ठीक है, अब जब हमने CO2 छोड़ा, आपकी मम्मी ने भी CO2 ही छोड़ा, पापा ने भी CO2 छोड़ा, मैंने भी CO2 छोड़ा, आपने खुद भी CO2 छोड़ा, तो ये बताइए फिर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा तो ख़त्म हो जानी चाहिए। भाई, जितनी भी ऑक्सीजन थी हम सब ने ले ली, सब ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो अब ये कैसे सही होता है? तो ये ऐसे सही होता है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं CO2, जो एक मानव के द्वारा छोड़े गए। ठीक है, CO2 हमने छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ किया, तो वो किसने ले लिया, पेड़ ने ले लिया। अब पेड़ ने क्या करा, इससे अपना खाना पकाया। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से इंसान अपने अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, ठीक है, सांस को, इसी तरह से पेड़ भी सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब जब उन्होंने अंदर लिया तब तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, लेकिन जब वो बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं, वो O2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उस ऑक्सीजन को कौन ले लेता है, उस ऑक्सीजन को मानव ले लेता है। फिर मानव क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हम सब लोग ने ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो अब क्या होगा,
सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हम कैसे सांस लेंगे बताइए भला। इसीलिए पेड़ पौधों का लगाना ज़रूरी है ताकि ये साइकिल जो चल रही है ये चलती रहे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें देते हैं, जैसे कि आपकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो ज़मीन को टाइट करके रखती है, कस के रखती है, जिससे आपका सॉइल इरोजन जो है वो बचता है। आपको पता है कि जब ये मिट्टी है तो क्या होता है, हवा चलती है, हवा मिट्टी को अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है, लेकिन वहीं अगर बीच में पेड़ लगा होता है तो वो टकरा के वहीं गिर जाती है। तो क्या होता है कि पेड़ के होने से आपका सॉइल इरोजन कम होता है, या अगर मान लीजिए पानी बहता हुआ जा रहा है, वो अपने साथ सारी मिट्टी बहा ले जाएगा अच्छी अच्छी। ठीक है, अगर लेकिन पेड़ है तो पेड़ सारी मिट्टी को रोक लेगा और खाली पीछे से पानी निकल जाएगा, है ना। और पेड़ की जड़ें क्या काम करती है, जो पेड़ है उसकी जो नीचे ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती है, वो ऊपर का जो पानी होता है उस पानी को अब्जॉर्ब करके अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको भी बढ़ाती हैं। तो बहुत सारे काम है ये। तो देखिए, ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बताया सब साइंटिफिक हैं। इसे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप कहेंगे मैम तो बोर कर रही है मुझे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन चलिए, हम आपको बोर नहीं करते हैं, हम आपसे कहते हैं अब ये बताइए आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपको पेड़ के थ्रू मिलती हैं, बताइए जल्दी जल्दी मुझे, है ना। क्या क्या मिलती है, देखिए सबसे पहले आपका फर्नीचर आपको मिलता है, फ्यूल मिलता है, ठीक है, फोल्डर मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, हर्ब, ले, हनी, गम, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप सब जानते हैं, यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया गया है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मिलता है, हनी, शहद मिलता है भाई, है ना। कैसे मिलता है ये आप लोग सब जानते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। फिर हम बात करें गम, या फिर आपका जो लाख आपने सुना होगा ना, लाख की चूड़ी, हिंदी में एक चैप्टर है जिस पे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, वो। या इसके अलावा आपका जो नेचुरल हैबिटेट है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली ज़िंदगी है। देखिए, चिड़िया घोंसला अपना पेड़ पे बनाती है ना। और जो जंगली जानवर हैं वो अपना खाना पीना उनका जो है वो सब भी आपका पेड़ से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जो हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, उसके लिए रबड़ मिलता है, गम मिलता है, ठीक है। सॉइल की बाइंडिंग करती है, यानी कि जो सॉइल है उसको कस के रखती है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। फर्नीचर मिलता है, स्पोर्ट्स के भी काफ़ी सामान हम लोग ले लेते हैं पेड़ों को काट काट के। इसी के साथ फ्यूल वगैरह भाई पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी जब शादी वगैरह का या कोई बड़ा फंक्शन हो उसके खाने पकते हैं तो वो गैस पे तो नहीं पकाए जाते ना, वो इसी तरह से बड़े बड़े चूल्हे बनाए जाते हैं जिनमें लकड़ी को जलाया जाता है ना। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फोल्डर्स मिलते हैं, शेल्टर मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ देते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो जंगली ज़िंदगी में क्या क्या है, तो आपको पता है फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगल है वो एक बहुत बड़ा सा घर है जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की जंगली ज़िंदगियाँ मिलती हैं भाई। आपको अलग अलग तरह के 1000 स्पीसीज़ हैं एनिमल्स के, है ना, जिसपे रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले, एम्फीबियंस है, पानी वाले, मैमल्स हैं, ठीक है। मैमल्स किसे कहा जाता है, जो बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, है ना। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, रेंगने वाले कीड़े वॉर्म है, यानी कि केचुए टाइप के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें जंगलों में मिलती हैं, तो आप इन सबको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और भी बता दिया गया है कि आवर नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है, और आवर नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों से। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा चार्ट भी दिया गया है जिसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। यहाँ पे कुछ आपको केस स्टडीज़ भी दी गई हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहा जाता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स उन्हें कहा जाता है जो पक्षी हज़ारों किलोमीटर प्रवास करके, सफ़र करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, और उसका रीज़न जो है वो सिर्फ बहुत छोटा सा है कि वहाँ की जो जलवायु है वो उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से प्रवास कर जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेट कैसे करते हैं, माइग्रेट ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जिन्हें ठंड पसंद है लेकिन बेइंतहा ठंड उन्हें नहीं पसंद, ठीक है। तो क्या है, जब तक ठंड रहती है तब तक तो वो अपने ठंडे इलाकों में ही रहते हैं,
लेकिन जैसे ही वहाँ पे बर्फ़ गिरने वाला सीज़न आ जाता है तो वो हमारे हिंदुस्तान आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है उस वक्त, तो यहाँ पे उनको अच्छा लगता है। फिर जैसे हिंदुस्तान में हमारी गर्मी शुरू हो जाती है तो वो क्या काम करते हैं, वो वापस अपने ही मुल्क लौट जाते हैं। तो इस तरह से वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो इन्हें हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बताए गए हैं जिसमें आपके फ्लैमिंगोज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको अक्सर देखा भी गया है, ये माइग्रेट करके हमारे हिंदुस्तान आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है स्मॉलेस्ट माइग्रेटेड बर्ड लिटिल, जिसका क्या नाम है, सिंथा वीट, जिसका आपका जो वज़न है वो सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम है, बल्कि उससे भी कम है। ये कहाँ से, अर्कटिक रीजन से ट्रैवल करके 8000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमारे इंडिया में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ की जलवायु कुछ देर में पसंद नहीं आती। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, टिक मार्क हैं, फिलअप है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दूँगी जल्दी जल्दी अभी आंसर शीट पे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया है फॉर फन के लिए, तो ये आप लोग खुद से करेंगे, अगर टीचर कहते हैं कर लेंगे, अदरवाइज स्किप कर लेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके अलावा देखिए ये आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दी गए हैं इंडिया की। ये मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी, और साथ के साथ आपको मैप भी दिखाऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जब पूछे जाए तो आप लोग मैप को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैप को सॉल्व करने की, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। उस वीडियो को मैं इसी के नाम से डालूंगी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने चैनल तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, बेल आइकन को प्रेस कर लें आप लोग। चलिए, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देख के वीडियो को फिनिश करते हैं, क्यों लगभग आपकी 27 मिनट की पहले ही वीडियो बन चुकी है और आप लोग बोर हो चुके हैं पूरी तरह से, है ना। चलिए, तो पढ़ाई कर लेते हैं आगे की जल्दी से। ये यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस तो बुक से ही दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बना दिए हैं, बल्कि पिछले साल तक ये बुक में भी इंक्लूड थे, अब हटा दिए गए हैं। लेकिन ये पेपर में आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े लेंथी है, तो आप लोग इन्हें लिख लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिए। ये शुरू के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपकी बुक के ही है, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपकी बुक के नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर से लिए गए हैं। ठीक है, यानी ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, जबकि ये आपके इंटरनल बुक क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है विच वाइन ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वो कौन सी हवा है जो वर्षा करती है इंडिया में। तो लिखा है मानसून विंड, यानी कि जो आपकी मानसूनी हवाएं हैं वो करती हैं। उसके बाद लिखा है वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो आपको पता है इंडिया इज़ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज़ इंडिया मेन इकोनॉमी एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी मेन हमारा जो इंडिया है वो इसी पे ही डिपेंड करता है। और ये यानी एग्रीकल्चर जो है वो रेन पे डिपेंड करती है। अगर अच्छे मानसून होंगे, अच्छे से बारिश होगी, तो क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से अच्छी होगी। इसीलिए रेन जो है यानी रेनफॉल, बारिश का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में, है ना। यहाँ लिखा है नेम द डिफरेंट सीज़न इन इंडिया, इंडिया के अलग अलग सीज़न जो है वो कौन से हैं। अभी हमने जो चारों पढ़े वही चारों आपको यहाँ लिखना है। दे आर द डिफरेंट सीज़न आर इन इंडिया आर द कोल्ड, यानी वेदर, कोल्ड वेदर जिसे हम विंटर कहते हैं, जो दिसंबर से फरवरी चलता है। और इसके अलावा आपका हॉट वेदर सीज़न जिसे हम समर कहते हैं, जो आपका मार्च टू मई चलता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम लोग रेनी सीज़न भी कहते हैं, जो जून टू सितंबर चलता है। इसके अलावा आपका द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि वो सीज़न जिसमें मानसूनी बादल जो है वो वापस हो रहे होते हैं, जिसे हम ऑटम कहते हैं, ये आपका अक्टूबर तो नवंबर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ये भी हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया। वो घास, पत्ती, पेड़ पौधे ये जो बिना इंसान के इंटरफेरेंस के निकल आते हैं उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। दे आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी ये अलग अलग जैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ साथ वहाँ पे वर्षा कितनी होने वाली है इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे अब आपको देखिए फोर्थ क्वेश्चन लिखा है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में बताइए।
तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी वो पेड़ पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जनरली ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे वर्षा जो है अधिक होती है। ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट यानी कि वो पेड़ पौधे जो पतझड़ वन होते हैं, ठीक है। ट्रोनी ब्रश, माउंटेन वेजिटेशन और उसके बाद मैंग्रोव वन, ठीक है। अब ये ट्रोनी ब्रश वाले जो हैं ये आपके होते हैं कांटेदार पेड़ पौधे जो आपके रेगिस्तान में मिलते हैं आपको। इसके अलावा माउंटेन वेजिटेशन जो है ये आपके वो पेड़ पौधे होते हैं जो आपको पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो आपको तटीय क्षेत्र यानी आइलैंड वाले जगहों पे मिलते हैं, जो आपके जहाँ पे आपके डेल्टा बनते हैं। डेल्टा समझते हैं आप लोग, जो नदी डेल्टा बनाती है उसके आसपास जो पेड़ होते हैं उनको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। या आप लोग डिटेल स्टडी आगे पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। और यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिस्कस फॉरेस्ट, यानी कि वो पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, वो और वो पौधे जो पतझड़ वन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग है कि भाई ये मानसून, यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग डिफरेंस दे दिया गया है। लिख लेंगे कि ये भाई बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाके में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा घने हुए होते हैं जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो अंदर तक नहीं आ पाती है, ठीक है। ये वाले जो है इतने घने, ये जो है इतने ज़्यादा घने नहीं होते हैं, है ना। और इसके अलावा घने नहीं होते हैं और जो धूप है वो भी अंदर आ जाती है। इसमें अलग अलग है, जैसे आपका पीपल, नीम, शीशम, ये सारे पेड़ आते हैं। इसमें अलग अलग आते हैं, रबर, रोज़वुड, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कर लेंगे आप लोग यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाई इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पेड़ हैं उनको हम लोग रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन क्यों कहते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे हैं ये हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में होते हैं और ये हमेशा क्योंकि सदाबहार रहते हैं, कभी इनकी पत्तियाँ गिरती नहीं है। मतलब ऐसा होता है एक साथ नहीं गिरती है कि थोड़ी आज गिरी थोड़ी कल गिर गई, ये एकदम से बिल्कुल खाली नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि खाली टहनियाँ दिख रही हैं, ऐसा नहीं होता है इनमें। तो इसीलिए ये एवरग्रीन कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ अब आपको टिक मार्क दिए गए हैं, तो लिखते हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल आजकल यानी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ देखी जाती है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, थर्ड होगा इसका आंसर, मवासीराम, ठीक है। इसके बाद लिखा है मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्रिव इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहाँ मिलते हैं। तो आप इसका लिखेंगे सैलिन वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, खारे पानी में मिलते हैं, ठीक है। इसका लिखा है महागोली एंड रोज़वुड ट्रीज़ आर फाउंड इन, तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं। तो आप ये लिखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद लिखा है वाइल्ड गोट एंड स्नो लिपर्ड्स आर फाउंड, यानी कि जो आपके बर्फीले लिपर्ड्स हैं, चीते हैं, वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं। और जंगली बिल्ली जंगली बकरियाँ, गोट्स कहाँ मिलती हैं। तो क्योंकि ये बर्फ़ की बात हो गई जैसा आप लोग जानते हैं, तो ये हमें हिमालय रीजन में ही मिलती हैं। उसके बाद यहाँ आपको लास्ट टिक मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैंड वाइंड ब्लो फॉर्म, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो आप लिखेंगे C2 लैंड, यानी कि जो आपकी ज़मीन पे समुद्र है, समुद्र से ज़मीन की तरफ जाती हैं हवाएं, है ना। तो ये आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फिलअप दिए गए हैं, ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज, यानी कि वो गर्म हवाएं जो दिन में चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लू, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा है कि जो स्टेट आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है उस सीज़न को हम क्या कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। उसके बाद यहाँ लिखा है फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ, तो क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट। क्या आता है यहाँ पे, एसिड्स लॉइन्स, यानी कि जो आपके चीते हैं, शेर हैं, भरते शेर, उनके लिए। इसके अलावा यहाँ लिखा है एज वेल इज़ अ वेल नोन स्पेसिफिक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि वो कौन से फॉरेस्ट है जिनको हम लोग मैंग्रोव वन का हिस्सा कह सकते हैं। तो आपके सुंदरी वन हो जाएंगे। आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, तो आपका ट्रॉपिकल आ जाएगा, ट्रॉपिकल डिसीज़, ठीक है।
तो इसको आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।